हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 9 उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, साथ ही साथ भारत का भूगोल से अध्याय 8 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। सवाल है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें याद रखना है कि जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। आपको ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904, याद रखना है, भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है सूरत, बम्बई जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। सही आंसर है बम्बई अर्थात मुंबई। आज के डेट में मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई के हुआ करता था। तो याद रखना है, भारत में कॉटन मिल जिसे सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं की स्थापना का प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावस जी डाबर नानाभाई के द्वारा मुंबई में किया गया था। मुंबई का भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखनी है। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। सवाल है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पेरम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। सही आंसर है पेरम्बूर। याद रखिएगा, भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे जिसे इंटीग्रल कोच भी कहते हैं, पेरम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 में 1952 ईस्वी में की गई थी और 1955 ईस्वी से यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। ऐसा एक कारखाना हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो दो याद रखना है, एक पेरम्बूर वाला और एक हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और एक जो तमिलनाडु में है। इन दोनों का आपको याद रखनी है। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में सेल भी कहते हैं, SAIL, सेल, ठीक है, के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बताना है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील प्लांट एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है, जबकि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सभी सेल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
याद रखना है सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक और दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुरा, और एक है आपका विश्वरैय आयरन स्टील कंपनी जो कि भद्रावती में है। ठीक है, तो सभी देखेंगे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत ही आते हैं, प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया। सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या फिर दार्जिलिंग। सही आंसर है दार्जिलिंग। याद रखना है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले 1897 ईस्वी में बिजली का प्रयोग हुआ और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बेंगलुरु में हुआ था। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए आपसे विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, जो कि कर्नाटक की राजधानी भी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील या फिर कांच। सही आंसर है एल्यूमिनियम। याद रखना है एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है। इसमें प्रलगकों के रूप में बॉक्साइट को कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। सवाल है भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सलेम, हल्दिया, मंगलुरु या फिर विशाखापट्टनम। सही आंसर है सी ऑप्शन मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित है। मंगलुरु बंदरगाह से कुद्रेमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। याद रखनी है मंगलुरु बंदरगाह से कुद्रेमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल है चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। दोनों सही है, फिर यह कोई भी नहीं। सवाल दिया गया चीनी उद्योग के संबंध में विचार करना है। ठीक है, किसी बारे में, चीनी उद्योग के बारे में। और पूछा है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखेंगे पहला तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। बिल्कुल ये सही है ना। या आप NCERT में देखेंगे किताब में साफ लाइन लिखी हुई है कि गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने की वजह से इसमें सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, वहीं बात करें दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी और पश्चिम राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। यानी कि दक्षिण साइड और पश्चिम राज्यों में देखेंगे जो गन्ना का जो रस होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है यहाँ पे, अर्थात इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था।
दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या फिर भद्रावती। सही आंसर है राउरकेला। याद रखिएगा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, लौह इस्पात संयंत्र है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जर्मनी के तकनीकी सहयोग से इसे लगाया गया था। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात केंद्र है, यह इस्पात संयंत्र है जो कि एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। ठीक है, याद रखनी है। जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया है और यह भारत में सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर क्षेत्र कह सकते हैं का प्रथम इस्पात संयंत्र है जो कि एशिया का भी प्रथम इस्पात संयंत्र है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल है यहाँ पे कि विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड ये स्थित है, कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु, भद्रावती, मैसूर या फिर बेंगलुरु। सही आंसर है भद्रावती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये भद्रावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी। वर्तमान में यह उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहते हैं, के अधिकार क्षेत्र में आता है। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। सवाल है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है? पनबिजली, तापीय बिजली, सौर बिजली या फिर नाभिकीय बिजली। सही आंसर है यहाँ पे तापीय बिजली, थर्मल पावर। ठीक है, भारत में थर्मल पावर का उत्पादन सर्वाधिक लगभग 65% मान सकते हैं कि होता है। भारत में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है जिससे बिजली प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में थर्मल पावर या आप कह सकते हैं तापीय विद्युत का उत्पादन होता है जो कि लगभग 65% होता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, सोवियत संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर होगा यहाँ पे, याद रखना है सोवियत संघ। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसे 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई रामपुर से देखेंगे 21 किलोमीटर दूर है, ये मुंबई कोलकाता मुख्य मार्ग रेलवे पर स्थित है। ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, भिलाई जो है ना आपका भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई कोलकाता मुख्य रेलवे मार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए राउरकेला लौह इस्पात के संयंत्र के बारे में मैंने बताया था कि वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, जबकि भिलाई ये आपका सोवियत संघ की मदद से या सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। सवाल है भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भद्रावती, भिलाई, बर्नपुर, जमशेदपुर। सही आंसर है जमशेदपुर। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची, जिसे आज हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, नामक गांव में आरंभ हुआ था। साकची ये जमशेदपुर में है। ठीक है, और अभी साकची तो खैर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहाँ पे गांव की तरह तो है ही नहीं, पहले तो गांव था वहाँ पे, लेकिन अभी ये बिल्कुल शहर की तरह है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा किए थे। वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? सवाल है भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? ऑप्शन है दक्कन पठार, मालवा पठार, तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इजी सा सवाल था, अच्छा सवाल था। सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। आप जानते होंगे कि झारखंड में झारखंड, बिहार और उड़ीसा के कुछ खास करके ज़्यादातर देखेंगे हिस्सा छोटा नागपुर पठार कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? झारखंड में ही। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे खनिज और यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग केंद्र है प्रमुख जो भी है ना, टिस्को वगैरह यहीं पे स्थित है।
बाकी इसमें क्या दे रखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ पे कि भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में अवस्थापित है। छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना था, डी ऑप्शन और सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। सही आंसर है इसका पुणे। याद रखना है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में किया गया था और 1950 में याद रखना है कि इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 47 में स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था और 1950 में इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पुणे कहाँ है, किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंदरी जो कि झारखंड में है, उत्पादित उर्वरक का नाम है, क्या है? यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया। अक्सर पूछा जाता था कि सिंदरी कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। किस लिए फेमस है, किसके लिए? तो ये उर्वरक के लिए फेमस था। लेकिन अभी पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सिंदरी जो है आपका, जो झारखंड में है, उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यूरिया। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था, जहां पर यूरिया का उत्पादन होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, यूरिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? सूत का, ऊन का, कृत्रिम रेशे का या फिर पटसन का? सही आंसर है सूत का। ठीक है, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है जो कपास से प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। ये ऑप्शन सही है फिलहाल यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है कोचीन, पारादीप, कांडला या फिर तूतीकोरिन। सही आंसर है ए ऑप्शन, कोचीन। ठीक है, कोचीन याद रखना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया था। कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। याद रखना है, ये जो आपका बात हम कर रहे हैं द्वीप के बारे में, तो ये केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है, क्या स्थित है यहाँ पे? चीनी मिल, इस्पात संयंत्र, अखबारी कागज का कारखाना या फिर भारी इंजीनियर संयंत्र। तो इजी से सवाल है, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका सही आंसर क्या है बताइए ज़रा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, अखबारी कागज की कारखाना। बी ऑप्शन सही है, नेपानगर में है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ध्यान रख सकते हैं इसको स्थापित किया गया था कब? 1947 में। ठीक है, और ये भारत की प्रथम कागज़ फैक्ट्री भी थी। यहाँ लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है ना। तो ये इन चीज़ों को याद रखनी है आपको यहाँ पे। अगला सवाल है नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? केरल में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में? सही आंसर है यहाँ पे केरल। नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन, केरल। अगला सवाल है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए विश्वविख्यात है? रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर संश्लिष्ट वस्त्र? सही आंसर है बी ऑप्शन, ऊनी वस्त्र। याद रखना है, ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है। धारीवाल एवं लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत में
भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से है कौन सा है? हल्दिया है, बॉम्बे हाई है, डिगबोई है या फिर नवेली है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। कई बार आप लोग पढ़े होंगे, असम में स्थित डिगबोई ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जिसे 1866 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे तेल कुएँ की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी से माफ़ कीजिएगा, इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितना? 202 मीटर की गहराई से 1890 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? ये भी अच्छा सवाल है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या फिर तमिलनाडु। सही आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है कर्नाटक। भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है। देश में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। भारत में 4 प्रकार की रेशम किस्में मिलती हैं। कौन कौन? मलबरी, जिसे शहतूत कहते हैं, इरी, टसर और मूंगा। इन चारों का नाम याद रखिएगा, मलबरी, इरी, टसर, मूंगा। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा, देख लीजिएगा, ये है आपका मलबरी, इरी, टसर और मूंगा। ठीक है, तो इन चारों का नाम आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, ये भी अच्छा सा सवाल है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में? सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे ध्यान देना ये है, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई ये अलग अलग देशों की सहायता से या मदद से स्थापित किए गए थे। जैसे कि राउरकेला के बारे में बात करें, ठीक है, तो राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, वहीं बात करें दुर्गापुर, तो ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के सहायता से स्थापित किया गया था। जबकि भिलाई के बारे में याद रखना है, भिलाई सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के मदद से स्थापित किया गया था, सोवियत संघ। और ये तीनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखना है, भिलाई सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये तीनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब आप लोग को कमेंट करके बतानी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? कब से कब चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? हम लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से लेकर के 1956 तक चला था। ठीक है, 5 साल का इसका पीरियड होता था, काल होता था, है ना। और दूसरा चला था 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, तो इसी अवधि में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोचिन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र। कोचिन रिफाइनरी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो याद रखना है, कोचिन रिफाइनरी ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, कोचिन रिफाइनरी, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सनलाइट, फुटलूज, सनशाइन या फिर सनराइज। तो याद रखना है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखना है, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक ना, चलिए सवाल नंबर 27 है,
भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? चीन या फिर नेपाल या बांग्लादेश या फिर जापान? याद रखना है बांग्लादेश। ठीक है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। वैसे बांग्लादेश तो भारत से अलग होकर के बना था, लेकिन जब बांग्लादेश से भारत में था तो ये विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा था जूट का। लेकिन जैसे ही अब बांग्लादेश से अलग हुआ तो ज़्यादातर जो बहुत सारे हिस्से थे वो जो बांग्लादेश में चले गए, है ना। तो ये प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरै, मंगलुरु या फिर चेन्नई? याद रखना है, सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण, सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है कोयम्बटूर। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 29 यहाँ पे है, डायमंड पार्क क्या है? ये वे राष्ट्रीय पार्क हैं, ये वे राष्ट्रीय पार्क हैं जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विकसित किए गए हैं। ये वे स्थान है जहां तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं। ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। या फिर ये वे केंद्र है जहाँ बड़ी ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित होती हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा डायमंड पार्क के बारे में सही कथन है। तो आप देखेंगे इसका सही कथन सी नंबर दिख रहा है कि ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 30 रहेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते। दोनों सही है, फिर कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड कथन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बोला जा रहा है इसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय महत्व के ही उद्योग इसमें आते हैं। तो यहाँ पे बी कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन सही दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इसमें सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते हैं, सरकार के द्वारा इसे वित्त पोषण किया जाता है। घाटा होता है तो भी, लाभ होता है तो ही। वैसे पब्लिक सेक्टर के ज़्यादातर जो होते हैं वो लाभ तो कम ही दिखाते हैं, ज़्यादा नुकसान ही दिखाते हैं कि हम घाटा में चल रहे हैं, फिर भी चला रहे होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज तक कभी सुने आप लोग कि रेलवे ने कभी सरप्लस बजट दिखाया है? आज तक के इतिहास में शायद एक बार कभी हुआ था। कब हुआ था आई थिंक मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग अगर वो याद होगा तो कमेंट जरूर कर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला दे रखा है, बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करता है। सेलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। दोनों सही है, फिर कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो दोनों कथन सही है। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क को प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जबकि बी कथन भी सही है कि सलेम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे 1982 से प्रारंभ किया गया था उत्पादन। ठीक है, तो ये भी इसका सही है। तो अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ज़्यादा सवाल नहीं बचे होंगे। ठीक है, आई थिंक लगता है 10 क्वेश्चन और होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 39 42 तक है। ठीक है, तो बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं, थोड़ा सा और कष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 31 और 40 तक था, तो आई थिंक 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे? खनिज अन्वेषण अभिकरण, और इधर दे रखा है मुख्यालय। कौन सा खनिज अन्वेषण
अभिविकरण का मुख्यालय कहाँ है ये आपको पता करनी है। ठीक है, तो पहला दे रखा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। ठीक है, तो ये इसका बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसकी देखेंगे मुख्यालय नागपुर में है, जबकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मुझे नहीं भी पता तो भी आंसर बता सकते हैं कहाँ पर होगा, फिर भुवनेश्वर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो बच ही रहा था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैच करने वाला दिया होगा। तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है 4, तो 4 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसके बाद बी का दिख रहा है 3, तो सिर्फ यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। सवाल है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र स्थापित किया गया है? सही आंसर है पानीपत। देश का प्रथम रबर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में इंडियन सिंथेटिक रबर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्लांट का उत्पादन करने वाले देश का पहली इकाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, जैसा कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया गया है उस अकॉर्डिंग। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी में स्थित है, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में है, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में, ये गलत है। और तेल शोधन कार्य मथुरा में है, तो ये भी सही है। याद रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बाकी सही मैच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है कोयम्बटूर सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन यहाँ पे तो सही नहीं दिख रहा है कि कोयम्बटूर सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र है ना। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 91 सूती कपड़ा मिलें स्थित है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इस दृष्टि से इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में बाजार में से कहीं भी की जा सकती है। प्रारंभ में इस उद्योग का विकास कपास की सुविधा वाले क्षेत्रों खास करके मुंबई और अहमदाबाद क्षेत्र में विकसित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ पे अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार केवल यहाँ पे देखेंगे तो बी कथन क्या होगा? सत्य होगा, है ना। और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ये तो आपको पहले ही पता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए जरा। तो यहाँ पे देखेंगे दे रखा है इस राज्य में काली कपास मृदा की प्रधानता है, या फिर कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। बताना है कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इस राज्य में काली कपास मृदा की प्रधानता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र वाला एरिया में देखेंगे उधर उस क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पहला कथन गलत दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये कारण गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, ये सही है इसका आंसर, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु राज्य मुख्यतः आपको ना लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः लाल मिट्टी देखने को मिलती है, जबकि काली मिट्टी जो है ना ये जो कपास के लिए बहुत अच्छा होती है, उर्वरक होती है उसके लिए, तो ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उद्योग क्षेत्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल या फिर भद्रावती।
सही आंसर है भद्रावती। ठीक है, अब देखेंगे कि कोयला ज़्यादातर छोटानागपुर पठार की तरफ आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर उत्पादन होता है ना। तो वहाँ से भद्रावती जो कि कर्नाटक में है, तो ये काफ़ी दूर नज़र आता है आपको। ठीक है, बाकी दुर्गापुर, बोकारो और कुल्टी, आसनसोल ये देखेंगे पश्चिम बंगाल में ये दोनों स्थित है, जबकि बोकारो झारखंड में स्थित है, तो ये थोड़ा नज़दीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे भद्रावती थोड़ा सा दूर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन होगा। क्या आंसर दिया वैसे? हाँ ठीक है। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्र में स्थित है लौह इस्पात संयंत्र है। जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र कोयला व लौह अयस्क क्षेत्र के मध्य स्थित है। लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित अन्य लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन है? भिलाई है, राउरकेला है, सलेम और विजयनगर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में इस्पात, फिर से सवाल सुनिएगा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? सोरा, रॉक फॉस्फेट, कोककारी, कोकिंग कोयला इसे बोलते हैं, और या फिर सभी। सही आंसर है कोकिंग कोयला, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा गया था सवाल, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो ये कोकिंग कोयला का। ठीक है, देश में कोकिंग कोयले की कमी है। कोकिंग कोयले का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले कोक के उत्पादन के लिए किया जाता है। कोक स्टील निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में एक आवश्यक ईंधन एवं अभिकारक है। इसीलिए कोकिंग कोयले की कमी को पूर्ति ऑस्ट्रेलिया से आयात के द्वारा पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही है। लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? चूना पत्थर के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा, सीमेंट, क्योंकि सीमेंट में हम जानते हैं कि चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। ठीक है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की हिस्सेदारी कितना है? 45%। 45% उसमें देखेंगे चूना पत्थर उसमें कह सकते हैं कि मौजूद होता है सीमेंट में। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बस एक दो सवाल और बचे हुए हैं। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है कॉस्टिक सोडा, जबकि जिप्सम, नेफ्था और सल्फर ये सभी उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। बाकी से चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके से पढ़ सकते हैं डिटेल्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे हम। लेंगे अगला सवाल है यहाँ पे, आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है ना? खाद, अखबारी कागज। अच्छा, क्वेश्चन इसी तरह का था, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया था सवाल वहाँ पे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अखबारी कागज। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? अखबारी कागज से है। ठीक है, याद रखना। ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ये, जो इसका स्थापना 1947 में किया गया था। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल, अंतिम सवाल इस अध्याय का। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान निर्माण का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है तूतीकोरिन, कोलकाता, कोचीन या फिर विशाखापट्टनम। सही आंसर है विशाखापट्टनम। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान निर्माण का वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम हिंदुस्तान कर दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है विशाखापट्टनम। तो ये था महत्वपूर्ण 82 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।